नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो KGMU की प्रिपरेशन के MSSO की प्रिपरेशन के क्रम में 7th वीडियो होगा। और एक और प्लेलिस्ट है मेरा, वो बेसिकली जो भी सोशल वर्क से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सब के लिए है। मैंने उसमें NMHP का एक्ट, जो NMHP और RPWD एक्ट का उसमें जो है डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें इसको ऐड करूँगा। तो इसको जितने लोग भी सोशल वर्क से रिलेटेड, चाहे UC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या KGMU की MSSO का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एम्स के MSSO का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोविज़न्स है जहां आप फंस सकते हो और जहां आप अपने आप को बचा भी सकते हो अगर इस जो है एक्ट का आपको ज्ञान है। तो इसके मेजर पॉइंट्स इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट का क्रेडिट मैं दूंगा आउटलाइव यूथ सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। इन्होंने जो है PPT टाइप का एक स्लाइड बना के डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे। वैसे तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आपको फ्रीली अवेलेबल है, बट वो बहुत बड़ा है, 70-75 पेज का है। तो इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंटेंट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, पूरा क्रेडिट उनको है। तो द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इज़ अ लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर एंड रेगुलेट्स मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट इन इंडिया। यानी मेंटल हेल्थ केयर के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो है रेगुलेट करता है वो MHCA करता है। द MHCA केम इनटू फोर्स ऑन 29 मई 2018 मतलब 29 मई 2018 से ये लागू हुआ, यानी जो है एक्टिंग में आ गया। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है कि लागू कब से हुआ, तो 2017 भी ऑप्शन रहेगा, 2018 भी रहेगा, तो 2018 ऑप्ट करना है। मेंटल हेल्थ एक्ट जो था पहले वो 1987 था, वो अमेंडमेंट हुआ है 2017 में। यानी पहले हम MHA बोलते थे, अब MHCA हो गया। MHCA पहले मेंटल हेल्थ एक्ट था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो गया है। It was enacted in pursuance of obligation under the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities 2006। तो UNCRPD में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ अगर कोई उनके राइट्स के साथ कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है समय समय पे कन्वेंशन होता रहता है। तो UNCRPD जो 2006 में हुआ था, उस कन्वेंशन में इंडिया भी सिग्नेटरी था। तो उसी कन्वेंशन के आधार पे MHCA में भी चेंजेस लाए गए और 2017 में उसका अमेंडमेंट किया गया। The MHCA adopts a right-based approach to mental health care and treatment by placing obligations on the government and mental health professionals to protect the rights of person with mental illness। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर कोई पर्सन विद मेंटल इलनेस है तो इसकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अगर ये एलिजिबल है तो ये किस में आएगा? MHCA इसको रेगुलेट करेगा, यानी MHCA की वजह से इसको मिलना चाहिए, या RPWD की वजह से मिलना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना RPWD की वजह से, क्योंकि अगर कोई इलनेस है, डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, तो RPWD के अंडर ही उसकी राइट है। उसको जो भी स्टेट गवर्नमेंट से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है या जो भी और असिस्टेंस मिलता है उसको मिलने की उसकी मतलब उसका राइट है। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ MHCA क्या प्रिंसिपल है? पहला है ऑल इंडिविजुअल हैव बेसिक ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी। ये तो मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ है। एवरी पर्सन मस्ट बी गिवन द ऑटोनॉमी टू मेक द चॉइसेस they consider the best for themselves, and this extends to decision about their mental health care and treatment. Everyone has the right to full participation and inclusion in society. No person can discriminated against based on any grounds such as caste, class, ethnicity, sex, gender, sexual orientation, religion, डिसेबिलिटी, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल बिलीफ। यानी इतने भी जितने भी है, इसके अलावा भी किसी भी बिहाफ पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू रिसीव एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू हेल्प देम मेक देयर ओन डिसीजन। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस, डिटर्मिनेशन और डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस
can be done only in accordance with nationally and internationally accepted medical standards notified by the central government such as the World Health Organization's International Classification of Disease ICD। ये इसमें पूरी जो है डायग्नोस्टिक की क्राइटेरिया है, उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। MHA मेक्स इट क्लियर दैट मेंटल इलनेस इज़ नॉट द सेम एज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड while mental illness is a medical concept determined in accordance with the medical standards, an unsound mind is a legal concept which can be determined only by a competent court of law। तो जो अनसाउंडनेस है ना, वो पहले किसी को भी अनसाउंड बोल दिया जाता था, अब नहीं बोल सकते, क्योंकि मेंटल इलनेस इज़ नॉट अबाउट अनसाउंडनेस है ना। मेंटल इलनेस उसको भी बोलते हैं जो जिनको जो है सीवियर डिप्रेशन है या माइल्ड डिप्रेशन है, तो वो तो क्यूरेबल है, वो ट्रीटेबल है, वो ट्रीट हो जाएगा, या उसका जो है डेली फंक्शनिंग बाकी चीज़ डिस्टर्ब नहीं है, मूड से रिलेटेड इशूज़ है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। व्हाट इज़ नॉट अ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस क्या नहीं है, व्हाट इज़ नॉट अ मेंटल इलनेस, ये ध्यान रखना। नॉट अ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन a person's identity or political, economic and social status in society. For example, homosexuality or identifying with different gender identities is not a mental illness। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी वाला बंदा है या होमोसेक्सुअल है तो उसको हम अनसाउंड नहीं कह सकते, मेंटल इलनेस नहीं कह सकते, या जेंडर आइडेंटिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको, तो उसको भी हम मेंटल इलनेस नहीं कह सकते। अ पर्सनस बिलीव्स आर वैल्यूज़ विच आर सेपरेट फ्रॉम दोज प्रिवेलिंग इन देयर कम्युनिटी। अब बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, कोई मूर्ति पूजा मानता है, कोई निराकार में विश्वास करता है, कोई कुछ भी नहीं मानता, तो हम ये नहीं कह सकते अरे वो तो पागल है, ऐसा नहीं कह सकते। पहले तो पागल वर्ड ही जो है डेरोगेटरी है, ये यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर ऐसा कुछ कहते हो तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप पे हम मेंटल इलनेस नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, बिलीविंग इन इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अ मेंटल इलनेस इफ ओन्स कम्युनिटी प्रोहिबिट्स सच मैरिजेस। Past history of treatment or hospitalization. For example, a person with a past history of mental illness can recover and live without a mental illness in present or future। अगर किसी का mental illness रहा है और उस ट्रीट होके रह रहा है तो उसको mental illness नहीं कह सकते। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। कैपेसिटी से आप समझ ही सकते हैं कि किसी की क्षमता क्या है। एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेक डिसीजंस regarding one's own mental health care and treatment, इसको कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी मीन्स दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर मेकिंग देयर डिसीजन, अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजन, कम्युनिकेट देयर डिसीजन थ्रू स्पीच, एक्सप्रेशन, गेस्चर और एनी अदर वे। इफ अ पर्सन हैज़ अ मेंटल इलनेस डजंट मीन दैट दे लैक कैपेसिटी। ये बिल्कुल, अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई सपोज करो माइल्ड लेवल का एंजाइटी है, ठीक है, या माइल्ड लेवल का उसको डिप्रेशन है, ठीक है, या सपोज करो ओसीडी है, माइल्ड है या मॉडरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग उसका पुअर है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहा है, बट हाँ ये है कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है, कैपेसिटी है, वो डिटोरिएट नहीं है। अ पर्सन कैन हैव अ मेंटल इलनेस एंड स्टिल हैव कैपेसिटी टू मेक डिसीजन। तो अगर किसी को सीवियर मेंटल इलनेस भी है लेकिन वो अपने डिसीजन ले सकता है, तो उसको इस तरीके से हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बाय मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते, या ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते कि वो मेंटल इलनेस है, इस वजह से उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, यानी वो जो है उसकी कॉम्पिटेंसी कम हो गई है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू रिसीविंग एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट सो दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू असेस द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस इश्यूज बाई एन एक्सपर्ट कमेटी सेट बाई द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। तो सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है डिसाइड करती है किसी का जब बहुत मेजर इश्यूज़ होता है तो उसकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कैपेसिटी असेसमेंट या कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता है, तो वो CMHA के अंडर जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। अ पर्सन कैन नॉट बी सेड टू लैक कैपेसिटी टू मेक डिसीजन जस्ट बिकॉज देयर डिसीजन इज परसीव्ड एज अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट बाय द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और फैमिली मेम्बर्स। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? अ पर्सन कैन बी प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ओनली विद देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
मतलब जब भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर किसी को काउंसलिंग देता है तो उस क्लाइंट को बताता है कि ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपकी जो बात है गोपनीय रखी जाएगी, आपकी बात को हम अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट के पर्पज़ से। तो ये सारी चीज़ें जो बताते हो आप, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स दैट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ओनली व्हेन द पर्सन एग्रीज टू रिसीव इट। और अगर उन सब चीज़ों को लेके एग्री करता है क्लाइंट, तभी जो है आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो। अ पर्सन कैन रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट इफ़ दे डोंट वांट इट और विश फॉर एन अल्टरनेटिव। बिफोर टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल शुड एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। बहुत ही सामान्य भाषा में उसको समझाना होता है। बेनिफिट्स क्या होंगे, रिस्क क्या होंगे ट्रीटमेंट के, अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर वो रिफ्यूज़ करता है या ट्रीटमेंट लेता है तो। इफ़ अ पर्सन कैन नॉट मेक डिसीजंस विद सपोर्ट, देयर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव कैन गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑन देयर बिहाफ। तो इतना ध्यान रखना, नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव का जो कॉन्सेप्ट आया है MHCA में, कि अगर कोई बंदा अभी सपोज करो उसको मेंटल इलनेस नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट से वो ठीक है, बट उसने डिसाइड कर दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर दिया उसने कि अगर मुझे मेंटल इलनेस होती है तो ये हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, तो वो उस डिसीजन को ले सकता है और कंसेंट वो उससे साइन कराई जाएगी। जैसे ECT लगता है, ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको शॉक थेरेपी बोलते हो। पहले आप लोग फिल्मों में देखा है, फिल्मों में बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, अब वो सब चीज़ें हट गई है, अब एनेस्थीसिया दे के प्रॉपर दिया जाता है ECT। अब MECT हो गया, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो उसमें भी इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है। एडवांस डायरेक्टिव क्या है? एडवांस डायरेक्टिव इज अ रिटन डॉक्यूमेंट मेड बाय अ पर्सन stating how they would like or not like to be treated in the situation that they have a mental illness and are unable to make decisions about their treatment. Advance directive is effective only when the person ceases to have capacity and is not able to make decision regarding their mental illness केयर। तो ये अभी जो हम लोग नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे थे, तो एडवांस डायरेक्टिव भी यही चीज़ है कि वो किसी को नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर देता है और उस रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे जो डिसीजन है वो लिया जाता है। तो एन AD कैन बी चैलेंज बिफोर MHRB मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इट वॉज नॉट मेड आउट ऑफ अ पर्सन's फ्री विल बट अंडर फोर्स और थ्रेट बाई अनदर person. The advance directive was not intended to apply to present circumstances. The person was not significantly well information to make a decision. The person did not have capacity. The advance directive is contrary to any law or the constitution. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसको प्रैक्टिस में लोग ला रहे हैं। नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव आपको हमने बता ही दिया, इसके बुलेट पॉइंट्स हम एक बार देख लेते हैं। Nominative reason consider the current and past wishes, life history, values, cultural background and best interest of the person. Provide support in making treatment decisions. Provide care while the person is admitted or receiving treatment. Apply to mental health review board in case of any rights violation or complaints. अब मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, इसके बाद में कुछ 2-4 मतलब 1-2 पेज में मेजर पॉइंट्स है, उसके बाद में इस पे जो है PYQs हैं, तो वो सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग बने रहना, थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो। जिनको देखना है, जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो प्रॉपर देखना इसको, अपना नोट्स भी ज़रूर बनाना। बाकी ये मैं इसीलिए जो है क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूँ, कोई देखे ना देखे वो बात अलग है, जिसको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम वो ज़रूर देखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो एक तो वो जो है पूरा वीडियो भी नहीं देखते और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड देखते हैं क्या है। तो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड आर ऑफिशियल बॉडीज विच हैव powers to conduct proceedings to protect the rights of person with mental illness and ensure proper implementation of the provision of MHCA. तो एक बोर्ड है जिसको मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बोला जाता है, और ये MHRB अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है तो
वो अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया उसको एडमिट करने की ज़रूरत, तो MHRB को जो है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर 60 दिन के लिए परमिशन लेते हैं, 60 दिन से भी ज़्यादा रखना है तो फिर 90 डेज़, ऐसे करके कुछ उसमें नियम कानून है, उसको फॉलो किया जाता है और MHRB के अंडर सुपरविज़न में ही वो चीज़ें होती हैं, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। द MHRB आर चेयर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट जज एंड मेंबर्स इंक्लूड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, 1 psychiatrist, 1 medical practitioner and 2 representative of person with mental illness / caregivers / NGO working in the field of mental health. MHRB can take decision regarding review of advance directive, appointment of NRs, address complaints against deficiency of service and violation of rights. Person with mental illness or their NR can submit an application to MHRBs for seeking redressal, relief regarding their mental health care and treatment if their rights have been violated or addressing other issues. तो इतनी चीज़ों के लिए MHRB काम करता है। सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी होता है और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होता है। सेंट्रल जो होता है वो केंद्र लेवल पे काम करता है, स्टेट्स के लेवल पे काम करता है। मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट क्या है? मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट refers to health establishment meant for the treatment and care of person with mental illness, where such persons are admitted and resided or kept in of for care, treatment and rehabilitation. तो ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया गया, 17 लगभग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरे इंडिया में, जहाँ पे प्रॉपर जो है साइकियाट्रिक पेशेंट को एडमिट करने की, OPD में देखने की और एडमिट के बाद उनको रिहैबिलिटेट करने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें साइकियाट्रिस्ट होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं, पूरी टीम होती है। दिस इंक्लूड्स प्राइवेट एंड पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट सच एज साइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, जनरल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स विद साइकियाट्रिक वार्ड्स, हाफ बे होम्स, सपोर्टेड एंड सपोर्टेड एकोमोडेशन, डी एडिक्शन सेंटर्स एंड रिहैबिलिटेशन होम्स। राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस, उनके राइट्स क्या हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं लगभग सारे हैं, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक है। कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी बिहाफ पे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको ये राइट है कि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें कौन सी दवाई चल रही है, वो दवाई किस तरीके से काम करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ठीक है, उसका डोज ऊपर नीचे क्यों किया गया, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेने का उनके पास राइट्स है। उसके बाद में राइट टू कम्युनिटी लिविंग, और कम्युनिटी में उनको रहने का अधिकार है, इसीलिए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ आया इंडिया में, ठीक है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का कम्युनिटी साइकियाट्री का मतलब ही यही है कि आप पेशेंट को OPD बेस पे मैनेज करो, अगर OPD बेस पे मैनेज करने लायक नहीं है तो उसको एडमिट करो, लेकिन उसको कम्युनिटी से टच बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि असाइलम में बांध के रखो। राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन, उसका राइट है किसी से बात करने का, विजिटर के साथ बात करने का, और जो है लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में रहने का, उसको आप जो है आइसोलेट नहीं कर सकते। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिगार्डिंग ट्रीटमेंट, तो इसीलिए आप देखोगे आप तो साइकियाट्रिक पेशेंट को जब तक बहुत हाइपर पेशेंट नहीं है तब तक उसको जो है बेड पे बांधा भी नहीं जाता है। बहुत जब ज़्यादा हाइपर होता है तो अब बांधने की भी प्रक्रिया है कि बहुत सॉफ्ट चीज़ों से बांधा जाता है, जैसे सॉफ्ट जो आप लोग बैंडेज देखते हो उससे जो है बांध दिया गया, कॉटन लगा के, जिससे उसके हाथ में या पैर में कहीं चोट ना लगे, क्योंकि बंधा रहेगा तो खींचेगा तो कट भी सकता है। तो उनको सिलेट करके नॉर्मलाइज़ किया जाता है, और जब वो एक बार नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो उनको उनका जो है जो भी बांधा रहता है वो भी खोल देते हैं। तो इनह्यूमन मतलब कि अमानवीयता नहीं कर सकते और क्रूएलिटी भी नहीं कर सकते पेशेंट के साथ। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, और उनके गोपनीयता का अधिकार भी हम वायलेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई प्राइवेट अपनी बात बताई है तो उसको किसी से हम शेयर नहीं कर सकते। राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स, और जो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ है, महीने 2 महीने 4 महीने, उन सारे रिकॉर्ड्स को वो लेने का उनको अधिकार है, वो मांग सकते हैं आपको। राइट टू कम्युनिटी लिविंग आपको बता दिया। राइट टू लीगल एड, अगर कोई लीगल इशूज़ है तो वहाँ पे उनको लीगल एड भी उनका अधिकार है, उन्हें मिलेगा। राइट टू मेक कंप्लेंट्स एंड अबाउट डेफिशिएंसी इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कंसर्न जो भी मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड है या सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है या स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, वहाँ पर वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस में देख लेते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है।
अभी इनका जो इंश्योरेंस होता था अभी तक, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इसमें मेंटल इलनेस को कवर नहीं करते थे, लेकिन अब जो है कवर करने लग गए हैं। इंश्योरेंस आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजंस और मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस इन द सेम मैनर एज ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल इलनेस बाई इंक्लूडिंग मेंटल इलनेस इन देयर मेडिकल इंश्योरेंस policies. If insurance companies are discriminating against mental illness in their policies, then a complaint can be filed to the insurance ombudsman. तो ये वही चीज़ है मैंने जो आपको बताया, लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, ये आप सुनोगे तो कान के जो है आपके कान खड़े हो जाएंगे। आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो 5 लाख रुपए जो है हर फैमिली को दिया जाता है, आयुष्मान कार्ड में अभी भी वो नहीं है, मेंटल इलनेस का पैकेज नहीं है, और इसके बारे में कुछ लोग लिख भी चुके हैं, बट अभी तक ठीक नहीं किया गया। एडमिशन एंड ट्रीटमेंट। एडमिशन आर 2 काइंड्स, 2 तरीके से होता है। एक इंडिपेंडेंट एडमिशन होता है और एक होता है सपोर्टेड एडमिशन। इंडिपेंडेंट एडमिशन मतलब वेयर अ पर्सन विद मेंटल इलनेस कैन मेक एन एप्लीकेशन टू एडमिट देमसेल्फ, जबकि वो मतलब ट्रीटमेंट कैन बी गिवन ओनली विद इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द पर्सन। जब पर्सन कोई भी व्यक्ति है वो अपनी डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है, वो ठीक है, और अपनी जो है एडमिशन के लिए खुद कंसेंट दे देता है, उसको इंडिपेंडेंट एडमिशन बोलते हैं। अगर उसको किसी के द्वारा लाया गया है, उसको खुद ही भरोसा नहीं, उसको खुद ही नहीं पता है वो कहाँ है और उसकी कैसी कंडीशन है, तो उसको सपोर्टेड एडमिशन बोलते हैं, यानी उसके केयर टेकर के द्वारा। वेयर इन द पर्सन विद मेंटल इलनेस डज नॉट हैव कैपेसिटी और रिक्वायर्स हाई सपोर्ट and the nominated representative submits an application for admission for a period up to 30 days or more. तो ये जो पीरियड जैसे जैसे बढ़ता है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को बताना पड़ता है। सपोर्टेड एडमिशन इज अलाउड ओनली इफ द पर्सन इज अटेम्प्टिंग और थ्रेटिंग टू कॉज हार्म टू द सेल्फ और अदर्स, यानी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, तब इज अनएबल टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, जब वो अपनी जो है ध्यान रखने में अक्षम होता है। Treatment can be given with informed consent of the person. If the person cannot make decision, the nominated representative can give informed consent. तो जो NR है उसके बिहाफ पे कंसेंट दे देता है। MHCA bans electroconvulsive therapy without the use of muscle relaxant और anesthesia। वो भी मैंने आपको बताया था कि बिना एनेस्थीसिया के जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी नहीं दी जा सकती। इवन ECT अब बच्चों के लिए बैन है, बच्चों को दी ही नहीं जा सकती 18 से नीचे वालों को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। इट अलाउज फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर इन एनी लोकेशन फॉर 72 आवर्स ओनली इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ ऑफ द पर्सन और द पर्सन माइट बी डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। इट बैन्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, चेनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मेन एंड वीमेन। तो ये जो आपको बताया कि क्यों बांधने से मना किया गया है, उसी MHCA के अंडर जो रूल रेगुलेशन है उसके वजह से। इट आल्सो प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस सच एज इन्फॉर्मिंग द NR इन 24 आवर्स, यूजिंग फिजिकल डिस्टेंस फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन व्हेन अदर मेथड्स आर नॉट अवेलेबल। जब तक दूसरा मेथड नहीं है तब तक आप बांध के रख सकते हो, उसके बाद आपको हटाना पड़ेगा। इन्फॉर्मिंग द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड एवरी टाइम रिस्ट्रेंट्स आर यूज्ड। तो इतने सारे टर्म्स हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की क्या जर्नी है। सबसे पहले क्या करते हैं, फिल एंड साइन अ फॉर्म। एक प्रॉपर फॉर्म दी जाती है, उसको भरना होता है और उसको सिग्नेचर करना होता है। फिर वो एग्जामिनेशन के लिए जाता है। फिर एडमिशन द फैसिलिटी, एडमिशन टू द फैसिलिटी। ट्रीटमेंट पर्सन गिव्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो ट्रीटमेंट जिनका होना है उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है और ट्रीटमेंट होता है, फिर डिस्चार्ज किया जाता है। यानी जब खुद से एडमिशन लेते हो, जब इंडिपेंडेंट एडमिशन होता है। और जब सपोर्टेड एडमिशन होता है तब देखो क्या होता है, NR सबमिट द फॉर्म। जहाँ पे इंडिविजुअल कर रहा होता है वहाँ NR कर रहा होता है, हर जगह NR। एग्जामिनेशन बाई 2 MH प्रोफेशनल, यानी 2 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसको जो है एग्जामिन करेंगे। एडमिशन का प्रोसेस वही होगा। एंड ट्रीटमेंट NR सपोर्ट्स इन एनी डिसीजन मेकिंग और मेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। तो NR को ही लेना होता है और फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो ये प्रोसेस है। रोल ऑफ पुलिस अथॉरिटी एंड मजिस्ट्रेट्स। पुलिस का और मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है, एक बार ये चीज़ ध्यान से देख लेना। मजिस्ट्रेट्स आर ओनली अथोराइज्ड टू ऑर्डर असेसमेंट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस बीइंग नेग्लेक्टेड और इल ट्रीटेड इन देयर प्राइवेट होम्स। मजिस्ट्रेट आर नो लॉन्गर अथोराइज्ड टू इशू रिसेप्शन ऑर्डर फॉर एडमिशन एंड ट्रीटमेंट इन मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन। एडमिशन कैन बी ऑथोराइज्ड बाय ओनली बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो जो भी जो है एडमिशन होना है
वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर उनको लगता है कि इसको एडमिशन की ज़रूरत है तभी होगा। ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या है? पुलिस अथॉरिटीज़ हैव अ ड्यूटी टू टेक इनटू प्रोटेक्शन ऑफ एनी पर्सन हु इज़ होमलेस, वॉन्डरिंग और इज़ एट रिस्क टू द सेल्फ और अदर ड्यू टू द मेंटल इलनेस। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, बट पुलिस जिम्मेदारी ये अपनी नहीं निभाती है यूजुअली। द पुलिस हैज़ अ ड्यूटी टू टेक सच इंडिविजुअल्स विद इन 24 आवर्स to the nearest public hospital for assessment and treatment. Police should also trace the nominated representative or family members of such individual and inform them. तो जो आप देखते हो रोड साइड जो है अनसाउंड लोग घूम रहे होते हैं, टहल रहते हैं, ये इनका जिम्मेदारी है पुलिस का कि उनको जो है पकड़ें, उनके फैमिली को ट्रैक करें और उन्हें नियर अबाउट मेंटल इलनेस की जो भी ट्रीटमेंट की हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराएं। सुसाइड का देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें अचीवमेंट हुआ है उसको क्या किया गया है? डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है इसमें MHCA 2017 में। एनी पर्सन हु अटेम्प्ट सुसाइड विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी अंडर सीवियर स्ट्रेस एंड विल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर सेक्शन 309। पहले सेक्शन 309 के अंडर IPC की उसको सज़ा दी जाती थी इंडियन पेनल कोड के। प्रूवन बाई इन्वेस्टिंग अथॉरिटीज दैट पर्सन वाज नॉट अंडर द सीवियर स्ट्रेस। तो अब जो है उसको माना जाता है कि वो सीवियर स्ट्रेस में है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि सज़ा की। ड्यूटीज़ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या ड्यूटीज़ हैं केंद्र और राज्य सरकारों की? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑब्लिगेशन टू प्लान, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस इन द कंट्री। तो प्रमोशन और प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नियम कानून बनाएंगे। द गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स टू इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ MHCA आर वाइडली पब्लिसाइज्ड। इम्प्लीमेंटेशन मतलब IEC के थ्रू इनको जो है अवेयरनेस करना होता है। द गवर्नमेंट शैल आल्सो टेक मेजर्स सच रिगार्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और प्राइमरी हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कितने प्रोफेशनल्स होने चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। ओवरऑल इसमें यही है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, IEC के थ्रू अवेयरनेस करना, प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना, इससे रिलेटेड जो है नियम कानून, पॉलिसीज़ और स्कीम बनाने की इनका रोल होता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दीज मिनिमम सर्विसेज। कितने मिनिमम सर्विसेज होने चाहिए? आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्विस, यानी OPD बिहाफ पे और IPD बिहाफ पे ट्रीटमेंट, प्रोविजन ऑफ हाफ डे होम, शेल्टर्ड एकोमोडेशन एंड सपोर्टेड एकोमोडेशन, सर्विस टू सपोर्ट फैमिली ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। इसीलिए जो है बिना सपोर्टेड के क्योंकि जो कम्युनिटी साइकेट्री का कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ फैमिली का भी ट्रीटमेंट करना होता है सोशल लेवल पे, कि उनकी जो फॉल्स बिलीफ है, उनका जो एटीट्यूड है पेशेंट के लिए, वो जो है परपिचुएट कर सकता है पेशेंट की प्रॉब्लम को। तो इसीलिए जो है सपोर्ट फैमिली को भी दिया जाता है। होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन एंड हॉस्पिटल कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एस्टैब्लिशमेंट, सर्विस एंड प्रोविजंस फॉर चाइल्ड मेंटल सर्विसेज एंड ओल्ड एज मेंटल हेल्थ सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट and services to the person living below poverty line, destitute or homeless. All essential drugs and medicines as per the essential drug list should be provided free of cost to all person with mental illness at MHEs run or funded by the government. तो ये ध्यान रखो, ये राइट्स है बट अभी सब जगह ये फॉलो नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ पब्लिक मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज इंटीग्रेटेड विद द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इमरजेंसी सर्विसेज एंड कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट, reimbursement for accessing private mental health services when public mental health services are not available in the district। तो ये राइट है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में साइकेट्रिस्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आप अगर प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो तो वो रीइम्बर्स करा सकते हो, गवर्नमेंट देगा आपको पैसा, यानी वहाँ के CMO का जो है ये CMO से आप पैसा ले सकते हो। एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर जुडिशियल प्रोसेस, तो अगर किसी का मेंटल हेल्थ से रिलेटेड राइट का वायलेशन होता है तो जुडिशियल प्रोसेस में उनको जो है असिस्ट करेगा मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के माध्यम से उनको जो है एडवोकेट मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, अब क्या रिस्ट्रिक्शंस है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर
कैन नॉट प्रिस्क्राइब, रिकमेंड और सजेस्ट एनी ट्रीटमेंट विच इज़ नॉट अथराइज्ड बाय देयर प्रोफेशन। तो इतना ध्यान रखना, जो PSW हैं और जो CP हैं, ये कभी कभी क्या करते हैं ना, ये अपने आप को साइकेट्रिस्ट समझने लग जाते हैं, मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब भले ही वो साइकेट्रिस्ट के रिकमेंडेशन से लिख रहे हो, बट ये आप अथोराइज नहीं हो, आप फंस सकते हो, इतना ध्यान रखना। तो अपने जो है बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। जो आपका साइको सोशल डोमेन में काम है वो आप करो, और जो आपका क्लिनिकल डोमेन में IQ असेसमेंट का या जो भी असेसमेंट का काम है वो करो, उससे ऊपर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अनलॉफुल फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रेस्क्राइब कन्वर्जन ट्रीटमेंट टू LGBTQIA++, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आयुष प्रैक्टिशनर्स कैन नॉट प्रेस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन आप जो है, आयुष मतलब समझ रहे हो आप, आयुष मतलब ये जितने BAMS वाले, BUMS वाले, BHMS वाले, ये सब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना ये एलोपैथिक मेडिसिन, स्पेशली मेंटल इलनेस में, कतई नहीं कर सकते। ये आप किसी के ऊपर क्लेम भी कर सकते हो। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ क्या है? अ पर्सन हु कैरीज ऑन अ मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन और एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हु सर्व्स इन अ नॉन रजिस्टर्ड MHC विल बी लायबल टू पेनाल्टी एज स्टिपुलेटेड अंडर द MHC। अगर कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास या प्रॉपर डिग्री नहीं है और वो मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर ये पेनाल्टी लग सकती है। एनी पर्सन हु हैज़ अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर MHCA विल बी पनिश्ड फॉर contravening any of the provisions or regulation when an offence under MHCA has been committed by a company. The company and person in charge and responsible for the conduct for the company at the time of the offence are liable. तो अगर कोई भी रूल रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो तो उनके, प्राइवेट कंपनी हो तो उनके ऊपर भी जो है ये पेनाल्टी लगेगी। अ पर्सन कैन बी सेंट टू प्रिजन एंड फाइन फॉर वायलेटिंग प्रोविजंस ऑफ द MHCA। तो इतना कुछ है, फॉलो बहुत कम होता है, बट फिर भी जितना होता है उतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक MHC आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं और कुछ क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। तो मेजर पॉइंट्स इसमें यही है कि ये 2017 में जो है लॉ बना और 2018 में इनैक्ट हुआ। की फीचर्स क्या है? राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस के, इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें हमने देख ली। एडवांस डायरेक्टिव देख ली, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड देख लिया, इनवॉल्ट्री एडमिशन देख लिया, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन हो गया, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर हो गया, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड हो गया। चैप्टर्स देख लेते हैं, ये अभी हमने उस पर चैप्टर नहीं देखा। तो जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी है, जिसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमेंसमेंट है एक्ट के बारे में। सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशंस है, लाइक मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्या है। चैप्टर 2 में है राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। सेक्शन 3 में राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर है। सेक्शन 4 में राइट टू लिव इन अ कम्युनिटी है। 5 में राइट टू मेक डिसीजन एंड गिव कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट। 6 में राइट टू डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज। 7 में राइट टू एन एडवांस डायरेक्टिव एंड नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव। चैप्टर 3 है मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज से रिलेटेड, जिसमें सेक्शन 8 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस फैसिलिटीज़, एंड सेक्शन 10 है कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड रिहेबिलिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस सेक्शन में या किस चैप्टर में कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड रिहेबिलिटेशन की बात की गई है, तो वो चैप्टर 3 है मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज में। उसके बाद में है चैप्टर 4 मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, जिसमें रिव्यू की, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाने की, इस्टेब्लिश करने की बात कही गई। चैप्टर 5 में है एडमिशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। चैप्टर 6 में है रोल ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 7 में है ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार कि ECT किस जो है चैप्टर में ECT के बारे में बताया गया है, और इसमें क्लियरली मेंशन है कि विदाउट एनेस्थीसिया आप नहीं दे सकते, और बिलो 18 को भी आप जो है एनेस्थीसिया के साथ भी नहीं दे सकते। तो ये है चैप्टर 7। चैप्टर 8 है रिहेबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। 9 है ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज़। 10 है मिसलेनियस। मिसलेनियस में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी, मल्टीपल थिंग्स है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को देख लेना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017? तो पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड बेटर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड इंश्योर दे आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। व्हाट आर द की राइट्स ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस अंडर द एक्ट? तो की राइट्स, जो सारे राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं वो यहाँ पे भी मिलेंगे।
आपको बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना अब्यूज़ के आपका ट्रीटमेंट करना, ये जो है एथिकल ड्यूटी है। हु कैन मेक एन एडवांस डायरेक्टिव अंडर द एक्ट? तो एडवांस डायरेक्टिव कौन बना सकता है? एनी पर्सन हु हैज़ मेंटल कैपेसिटी कैन मेक एन एडवांस डायरेक्टिव अबाउट देयर फ्यूचर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, जो हमने आपको बताया पिछले स्लाइड में। ये हमने व्हाट इज इनवॉलंटरी एडमिशन ये भी बता दिया है। इज ECT स्टिल अलाउड अंडर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट? अलाउड है बट विदाउट एनेस्थीसिया अलाउड नहीं है। व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर वॉलंटिंग? तो ये पेनल्टीज वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड राइट्स टू इंडिविजुअल विथ मेंटल इलनेस एंड इंश्योर देयर एक्सेस टू ट्रीटमेंट। अंडर द MHCA विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस? क्या राइट है? राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड बी फ्री फ्रॉम abuse. What does an advance directive under the MHCA allow a person to do? Designate a family member to decide treatment in the future. Involuntary admission of a person with mental illness can occur under the MHCA if the person poses a risk to themselves or others. Which of the following is prohibited under the MHCA 2017? तो क्या prohibited है? Electroconvulsive therapy without anesthesia. What is the role of medical social worker in relation to an involuntary admission under the MHCA? तो इनवॉलेंट्री एडमिशन में मेडिकल सोशल वर्कर का क्या रोल होता है? टू हेल्प सिक्योर द पेशेंट्स राइट एंड असिस्ट विद द प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड अंडर द MHCA? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिव्यूइंग इनवॉलेंट्री एडमिशन एंड इंश्योरिंग ट्रीटमेंट इज लॉफुल। Under the MHCA, who can act as a nominative representative for a person with mental illness? तो कौन nominative representative होगा? A family member or trusted individual designated by the person या patient. Which of the following is a responsibility of the medical social worker in the discharge planning of a mental ill patient under the MHCA? तो एक MSW का क्या काम होगा? Ensuring continuity of care and community based rehabilitation. What does the MHCA say about the criminalization of suicide attempts? तो MHCA ने डीक्रिमिनलाइज किया 2017 में। तो सुसाइड अटेम्प्ट्स आर डीक्रिमिनलाइज अंडर ट्रीटेड एज अ मेंटल हेल्थ इशूज। व्हाट रोल डज अ मेडिकल सोशल वर्कर प्ले इन हैंडलिंग अ पेशेंट्स एडवांस डायरेक्टिव? पेशेंट्स के एडवांस डायरेक्टिव में मेडिकल सोशल वर्कर का क्या रोल होता है? टू हेल्प द पेशेंट प्रिपेयर एंड इंश्योर इट इज फॉलोड इन केस द पेशेंट लूजेस कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स is particularly protected under the MHCA in a hospital setting? कौन? चिल्ड्रन, एल्डरली एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, इनके साथ सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वायलेशन होगा इनके राइट्स का, तो इसलिए इनको ध्यान रखना स्पेशली ज़्यादा जरूरी है। अंडर द MHCA विच इज़ अ कंडीशन फॉर इनवॉलेंट्री एडमिशन? तो इनवॉलेंट्री एडमिशन का कंडीशन क्या होता है? रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स ड्यू टू मेंटल इलनेस। तो अगर आपने देखा कि कोई ऐसा है व्यक्ति जो किसी को या खुद को हार्म पहुंचा सकता है, तो उसके रिश्तेदार या उसके नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे, उसके कंसेंट पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जब कोई नहीं होता है तो गवर्नमेंट उसका MLC होके उसको एडमिशन दिलाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर यूजिंग ECT विदाउट एनेस्थीसिया अंडर द MHCA? तो मैक्सिमम क्या है? 2 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यानी 2 साल का जेल या फाइन है अगर आप ECT देते हो बिना एनेस्थीसिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। हाउ डज द MHCA अफेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स इन मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग? तो कैसे अफेक्ट करता है? रिक्वायर्स पेरेंटल कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट एंड ECT। अगर ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से ECT देना है या ट्रीटमेंट देना है तो उनके पेरेंट्स का जो है कंसेंट होगा रादर देन पेशेंट या चाइल्ड का कंसेंट नहीं माना जाएगा, उनके पेरेंट्स का माना जाएगा। व्हाट इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द MHCA? तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेटिंग अप मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। व्हाट डज द MHCA सेज अबाउट द यूज ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर फॉर मेंटली इल पेशेंट? क्या कहता है? इट मैंडेट्स कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिस्चार्ज, यानी उसको उसके समुदाय में रहते हुए आपको ट्रीट करना है। अंडर द MHCA हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द एडमिशन ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस? तो मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड रिव्यू करता है, इसका नाम ही है रिव्यू बोर्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर इन इंश्योरिंग द राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट अंडर द MHCA? तो क्या रोल होता है? इंश्योरिंग पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हेल्पिंग द विद लीगल डॉक्यूमेंट्स। विच प्रोविजन ऑफ MHCA हेल्प प्रोटेक्ट पेशेंट्स फ्रॉम क्रूअल और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट? तो क्या है? राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट
उसको बांध के नहीं रखा जा सकता, उसके साथ इनह्यूमैनिटी नहीं की जा सकती। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम देखेंगे साइकेट्रिक सोशल वर्कर का, तो जो जे एक्ट है, जो पॉक्सो एक्ट है, या जो और डिफरेंट एक्ट हैं, उसके अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उससे अलाइन जो कुछ राइट्स हैं वो भी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंश्योर द पर्सन दैट द पर्सन विद मेंटल इलनेस आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड प्रोवाइडेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ये MHCA 2017 देता है। अंडर RPWD एक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस या डिसेबिलिटीज, तो इसमें हम एज MSW या PSW टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पर्सन विद मेंटल इलनेस, अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि एज़ पर योर डिसेबिलिटी परसेंटेज आपके क्या क्या जो है बेनिफिट्स हैं, आप कहाँ कहाँ जॉब के लिए तलाश कर सकते हो या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स को अवेल कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर अंडर MHCA, तो क्या है, टू इंश्योर दैट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट्स द पेशेंट्स राइट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर व्हेन वर्किंग विद अ चाइल्ड हु इज अ विक्टिम अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो अगर पॉक्सो का कोई विक्टिम है तो उसमें PSW का रोल क्या होगा, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड रिपोर्ट द केस टू द अथॉरिटीज़, यानी उसको पॉक्सो फाइल करना पड़ेगा, अगर नहीं फाइल करता है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा और मिनिमम 6 महीने का जेल भी है। अंडर द JJ एक्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर, जब जुवेनाइल ऑफेंडर कोई है तो उसमें PSW का रोल क्या होता है, टू प्रोवाइड थेरेपेटिक इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेट रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। What is the role of PSW under the MHCA regarding advance directive for a person with mental illness? So to ensure that directive is respected and upheld if the patient become incapable of making decision. Which section of RPWD Act is particularly relevant to the role of PSW in ensuring the rights of person with disability? So section 20A, protection from discrimination. How does the POCSO Act affect the responsibility of a psychiatric social worker when dealing with child victims of sexual abuse? तो इसमें क्या करते हैं, by mandating that the child's mental health needs to be prioritized and ensuring confidential reporting to authorities. Authorities को हमेशा ये बताया जाता है कि जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हो उसमें वर्ड्स का बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी रखना है। आप बच्चे के साथ अगर डील कर रहे हो तो बच्चे के साथ जो है अगर फीमेल है या मेल है तो कोशिश करो कि कोई फीमेल बैठ के उसका जो है असेसमेंट करे, तो उसकी रिपोर्टिंग तो मैंडेटरी है बट उसकी सेंसिटिविटी बना के रखना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर व्हेन अ जुवेनाइल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ JJ एक्ट, JJ एक्ट के अंडर अगर कोई जुवेनाइल आता है तो PSW का क्या रोल हो जाएगा, टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रेकमेंड अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। अंडर द MHCA हु कैन एक्ट एज ए नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस, तो एक कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई डेजिग्नेटेड पर्सन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ PSW अंडर द MHCA व्हेन वर्किंग विद पेशेंट इन अ साइकेट्रिक फैसिलिटी, तो ये कौन हो सकता है, टू एडवोकेट फॉर द पेशेंट्स राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट एंड प्रॉपर केयर, तो ये हमारा इसी को बोलते हैं रोल ऑफ एडवोकेसी। ये एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, MSW हो या जो है नॉर्मल जनरल जो है सोशल वर्कर हो, ये रोल ऑफ एडवोकेसी उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इतना भी ध्यान रखना, वी आर नॉट एडवोकेट, आवर रोल इज एडवोकेसी। हम उनके बिहाफ पे जाके जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ने के लिए तरीके बताएंगे। अंडर द पॉक्सो एक्ट, हाउ डज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर कंट्रीब्यूट टू द केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, तो क्या करेंगे हम, उसको जो है लॉन्ग टर्म थेरेपी देंगे और उसको जहाँ भी रिपोर्ट करना है उस रिपोर्ट करने के लिए उसको हेल्प करेंगे। अगर नहीं कर पा रहा है वो रिपोर्ट तो हमको खुद रिपोर्ट करना पड़ता है। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PSW इज हाईलाइटेड अंडर द JJ एक्ट when dealing with children in conflict with the law, तो प्रोवाइडिंग थेरेपी एंड रिकमेंडिंग रिहेबिलिटेशन ऑप्शन। अब रिहेबिलिटेशन ऑप्शन मल्टीपल टाइप का होगा, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन देना है उसको, या हाफ वे होम में रखना है, या उसको करेक्शन होम में रखना है, क्योंकि जो ऑफेंडर है और जो विक्टिम है दोनों को ज़रूरत होती है। अंडर द RPWD एक्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ PSW इन प्रिवेंटिंग द मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टू इंश्योर द इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज एंड एजुकेशन। इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, हाउ डज द MHCA गाइड द PSW इन मैनेजिंग अ पेशेंट हु हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइड, तो क्या करना है, बाय ऑफरिंग काउंसलिंग एंड रेफरिंग द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ सर्विसेज फॉर रिकवरी। How does JJ Act influence the role of the PSW in the case of juveniles
हु हैव कमिटेड क्रिमिनल एक्ट्स, अगर कोई जुवेनाइल ने क्रिमिनल एक्ट किया उसमें क्या करना है, बाय रिक्वायरिंग PSW साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फॉर जुवेनाइल्स इन अ जुवेनाइल होम। अब जुवेनाइल होम में विक्टिम के लिए अलग और ऑफेंडर के लिए अलग होता है। व्हाट इज द PSW रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग चिल्ड्रन अंडर द पॉक्सो एक्ट हु इज नीड इन थेरेपेटिक इंटरवेंशन, तो टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड थेरेपी in accordance with RPWD Act. What should a psychiatric social worker do the support a person with mental illness to ensure they receive support to integrate into society and live independently? What is one of the key duties of the PSW under the MHCA when managing a person's admission to a psychiatric facilities? So to ensure that the patient's rights are respected and the admission process follows legal protocols. What is the key responsibility of PSW in ensuring the protection of children under the POCSO Act? तो टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्प नेविगेट द लीगल सिस्टम। तो इस तरीके से आपने MHCA और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो आपने देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंश्योर दैट पर्सन विद मेंटल इलनेस आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड हैव अ एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ये MHCA 2017। आई थिंक ये इसमें रिपीट हो रहा है, इसको मैं स्किप करता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो UGC नेट में आए हुए हैं, तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, ये जो है अभी हमने आपको डिस्कस किया था। अंडर द RPWD एक्ट 2016 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या दिया है, अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट, इसको डिसेबिलिटी बोला है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉक्सो फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, तो टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब चिल्ड्रन का मतलब वो कोई भी चिल्ड्रन हो सकता है, ये जेंडर न्यूट्रल है। इन द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड अ जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, तो क्या होगा, 18 ईयर्स एंड बिलो। अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 which of the following is required for the involuntary admission of a person with mental illness, a second opinion from a psychiatrist. C. Which of the following is the responsibility of a psychiatric social worker under RPWD Act 2016, ये 2021 में UGC नेट में आया था। To ensure person with disabilities have access to education, employment and public services. Under the POCSO Act 2012 which of the following is an essential provision for children who are victims of sexual offenses, तो इसमें this should be provide with victim compensation and psychological support। अब आप देखोगे यहाँ पे रोल आता है नालसा एंड सालसा, ये है नेशनल एक्शन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये सोशल ए से याद नहीं आ रहा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यानी सॉरी सोशल नहीं, स्टेट के नालसा एंड डालसा होता है, सॉरी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। वहाँ से अगर किसी बिलो 18 के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है तो उसमें कंपनसेशन मिलता है, और वो कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है, लगभग 5 to 7 लाख तक है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, किसी वीडियो मैंने डिस्कस किया है, सेपरेट के भी दिन मैं डिस्कस कर लूँगा। Which of the following is considered an essential component of social work practice under the JJ Act 2015? तो providing rehabilitation and reintegration services for juvenile in conflict with law. In the context of RPWD Act 2016, which of the following is considered a violation of person's right? क्या है, discriminating against a person with disabilities in public employment. Under the MHCA 2017, which of the following is a right of individuals with mental illness? तो right to access mental health care and treatment विदाउट डिस्क्रिमिनेशन 2018 में आया था। ये सारे क्वेश्चन UGC नेट में आए हुए हैं, इसको जो है इग्नोर मत करना। विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट फोकसेज ऑन द रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो सेक्शन 18 में। अकॉर्डिंग टू पॉक्सो who is responsible for providing immediate support to a child victim of sexual offenses? कौन है, a designated support person और counselor, तो बहुत बड़ा रोल होता है, इतना ध्यान रखना ऐसे केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन अंडर द RPWD एक्ट रिलेटेड टू द एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी मेड एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसीलिए आप देखोगे कि जो मेट्रो है ना, मेट्रो में ऐसे पीली पट्टी होती है, उस पर ऐसे ऐसे उभार बना रहता है, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है
वो उस उभार के माध्यम से समझ पाएँ कि हाँ मुझे यहीं रुकना है, यहीं से एंटर करना है। तो आप देखोगे सीढ़ियाँ बनी हैं, तो सीढ़ी के बगल में ऐसे स्लोप भी बना रहता है, जिससे जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले भी चढ़ सके। अंडर द MHCA 2017 व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड? तो रिव्यू बोर्ड का क्या रोल है? टू रिव्यू एंड अप्रूव इनवॉलंटरी एडमिशन ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल इलनेस। 2019 में आया था। Which of the following is a feature of the protection of children from sexual offences Act 2012? It mandates strict timelines for the completion of investigation. Under the RPWD Act 2016, which of the following is an entitlement of person with disability? क्या है? Right to live independently and be included in the community. Under the JJ Act, which of the following is considered a primary factor in determining whether a children शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट? तो द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम, अगर क्राइम की सीवियरिटी ज़्यादा है, मतलब हीनियस क्राइम किया है, हीनियस क्राइम अगर किया है और उसकी एज 16 से 18 के बीच में है, तो उसको एडल्ट की तरीके से काउंट किया जाएगा। तो ये पॉक्सो में एक है अग्रावेटेड नहीं, मतलब पेनिट्रेटिव है या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल वायलेंस है, या कोई जो है मर्डर है आफ्टर सेक्सुअल वायलेंस, तो उसको हीनियस में काउंट किया जाएगा। 16 से 18 का है तो उसको एडल्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, हाउ कैन अ पर्सन विद मेंटल इलनेस एक्सप्रेस देयर ट्रीटमेंट प्रेफरेंस? तो थ्रू एन एडवांस डायरेक्टिव। अंडर द पॉक्सो, what is the maximum punishment for a person convicted of aggravated sexual assault of a child? तो aggravated sexual assault है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, तो दो है। एक तो जो सेक्सुअल वायलेंस है, एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल वायलेंस है, एक पेनिट्रेटिव अग्रावेटेड है, एक अग्रावेटेड है। तो वो अलग अलग सेक्शन है, उसमें अलग अलग जो है सज़ा है। Which of the following is a key responsibility of social worker under the JJ Act 2015? तो to provide counseling, rehabilitation and reintegration services to juvenile in conflict with law. कुछ अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस, मतलब बिहेवियरल इशूज़ को लेके क्वेश्चंस हैं, और ये समझ लो, मैं इसमें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस 50 क्वेश्चन में अभी 50 और बाकी हैं। इन 50 क्वेश्चन में कम से कम मान के चलो 5 to 8 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी हो। तो बाकी आप देख लो, 52 मिनट का हो गया। अभी मुझे लगता है इस 50 क्वेश्चन में हार्डली 7-8 मिनट लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? तो क्या है? परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ OCD? की फीचर क्या है? रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, ऑब्सेशंस एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, कंपल्सन। साइकोसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी which may include hallucination or delusion. In cognitive behavior therapy, the focus is primarily on examining the relationship between thoughts, feelings, and behaviors. Schizophrenia is most commonly characterized by disorganized thinking, hallucination, and delusion. Bipolar disorder is characterized by extreme mood swings between manic and depressive episode. Which of the following is a common treatment of the PTSD? जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार। तो इसमें क्या करते हैं? एक्सपोजर थेरेपी एंड ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स ड्यू टू एन इंटेंस फियर ऑफ बीइंग जज्ड और एम्बैरेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? तो हेलुसिनेशन जो है वो पॉजिटिव सिम्टम है। देखो, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन कर सकते थे लेकिन बहुत वीडियो बड़ा हो गया, कभी ये सेपरेट एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। DBT क्या है? यानी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू ट्रीट, क्या है? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को जो है ट्रीट करने के लिए DBT यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मूड रेगुलेशन एंड डिप्रेशन? तो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। अब पैनिक अटैक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, पैनिक अटैक किसमें होता है? सडन ऑनसेट ऑफ इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट, ऑफन विद फिजिकल सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हार्ट पैल्पिटेशन। In the context of mental health, stigma refers to the negative attitudes and discrimination faced by individuals with mental health issues. The DSM-5 is, तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल है, स्टैटिक्स ऑफ मैनुअल है, जो जैसे ICD है उसी तरीके से DSM है। तो ये DSM का 5 वर्जन है। अ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यूज्ड बाय क्लिनिशियन।
Antidepressant medications often work by increasing the availability of certain neurotransmitters like serotonin, norepinephrine, and dopamine. Which of the following is the main therapeutic goal of family therapy? तो क्या है? To improve communication and resolve conflict within the family unit. यूस्ट्रेस क्या है? यूस्ट्रेस को हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं. पॉजिटिव स्ट्रेस दैट कैन मोटिवेट और इन्हांस परफॉर्मेंस. दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है, एक यूस्ट्रेस होता है. यूस्ट्रेस पॉजिटिव होता है, डिस्ट्रेस नेगेटिव होता है. टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार. इज मोस्ट कॉमनली डायग्नोज इन चाइल्डहुड. द टर्म सेल्फ केयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर रिफर्स टू. तो सेल्फ केयर किसको बोलते हैं? एंगेजिंग इन एक्टिविटीज एंड हैबिट्स दैट प्रमोट मेंटल हेल्थ वेलबींग लाइक एक्सरसाइज, स्लीप एंड रिलैक्सेशन. न्यूरोप्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? द प्रोसेस बाई विच द ब्रेन कैन रीवायर इटसेल्फ in response to learning or injury. The fight or flight, यानी लड़ो या भाग जाओ, response is triggered by the activation of which part of the nervous system. तो ये sympathetic nervous system के वजह से होता है. Cognitive distortion refers to. Cognitive distortion मतलब आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कुछ एरर आ जाना. Inaccurate or irrational thought patterns that contribute to emotional distress. In borderline personality disorder BPD, इंडिविजुअल ऑफन एक्सपीरियंस क्या कहता है? डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्टेबल रिलेशनशिप ड्यू टू द इंटेंस इमोशंस एंड फियर ऑफ अबेंडनमेंट. साइकोडायनामिक थेरेपी क्या करते हैं उसमें? अनकवरिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट शेप करंट बिहेवियर. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर. तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? क्रोनिक एक्सेसिव वरी अबाउट एवरीडे सिचुएशंस विदाउट अ क्लियर कॉज. मेंटल हेल्थ रेजिलियंस मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम और अडॉप्ट टू एडवर्सिटी और स्ट्रेस. सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड इज अ टाइप ऑफ क्या है? डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ईयर यूजुअली इन विंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन बिहेवियरल थेरेपी. क्या करते हैं? प्रेजिंग ए चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम. जब हम माल एडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं तो उसमें ये रीइंफोर्समेंट का हम यूज़ करते हैं, टोकन यूज़ करते हैं. आई मोमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग EMDR इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट. किस में यूज़ करते हैं? PTSD में यूज़ करते हैं. अब ये सब क्वेश्चन अब ये समझ लो, आपको बहुत मेहनत से ढूंढ के लेके आया हूँ मैं. इसको आप लोग पढ़ लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा. जो OPSC की प्रिपरेशन में है PSW की, उनके लिए तो ये रामबाड़ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कोर सिम्टम ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. तो मेमोरी लॉस. ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव डेवलप्ड बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द दीज कंपोनेंट. तो क्या नहीं है? सेल्फ स्टीम नहीं है. बाकी क्या क्या है? इंटीमेसी है, कमिटमेंट है और पैशन है. द ईड ईगो एंड सुपर ईगो आर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई. ईड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये सबको पता है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडिक्शन टॉलरेंस रिफर्स टू. टॉलरेंस क्या है? द बॉडीज एडेप्टेशन टू अ सब्सटेंस रिक्वायरिंग लार्जर अमाउंट्स टू अचीव द सेम इफेक्ट. पहले एक पैग पे जो मज़ा आ रहा था, अब एक पे नहीं आ रहा है, 2 पे आ रहा है. फिर धीरे धीरे 2 पे टॉलरेंस बन जाता है, तो 2 पे वो मज़ा नहीं आता, फिर 3 पे आता है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है. उसी को टॉलरेंस बोलते हैं. द कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन डेवलप्ड बाई एरन टीबेक सजेस्ट दैट डिप्रेशन इज प्राइमरली काज्ड बाई नेगेटिव थॉट्स एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाई. इसको बोलते हैं क्रोनिक इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड इम्पल्सिव आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और एग्रेशन. पैनिक डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली ट्रीटेड विद. पैनिक डिसऑर्डर को कैसे करते हैं, या पैनिक अटैक को? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिकेशन से. SSRIs वगैरह दी जाती हैं. अल्जाइमर्स डिजीज इज अ फॉर्म ऑफ. अल्जाइमर डिजीज किसका फॉर्म है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है दैट प्राइमरली अफेक्ट्स मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस. सोशल लर्निंग थियरी डेवलप्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा एम्फसाइज द रोल ऑफ. किस पे उन्होंने किया था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग पे. प्लेसिबो इफेक्ट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द पावर ऑफ बिलीफ और एक्सपेक्टेशन इवन वेन नो एक्टिव ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड. यानी आप कहते हो डेली परेशान रहते हो कि मेरे पैर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है असेसमेंट के बाद, तो वो क्या करता है? आपको मल्टीविटामिन दे देता है या कोई मीठी गोली दे देता है, और आप अगले दिन कहते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ. तो उसी को प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं. साइकेट्रिक मेडिकेशंस दैट एक्ट्स एज
एंटीसाइकोटिक्स आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट, क्या करता है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है एंटीसाइकोटिक। सोशल वर्कर्स इन मेंटल हेल्थ सेटिंग टिपिकली प्रोवाइड थेरेपी, access mental health conditions, assess mental health condition and connect clients to resources. सेल्फ स्टीम कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस इन ओन्स एबिलिटीज। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग। तो देखो, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक बुलिमिया नर्वोसा है। तो इतना ध्यान रखो कि जो एनोरेक्सिया है ना, इसमें खाना खाते नहीं है, यानी फूड जो है अवॉइड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज या बहुत डाइट पे रहते हैं, और ये दुबले होने की बहुत ज़्यादा इनको चेष्टा रहता है। और बुलिमिया में क्या होता है, ये इनको मतलब खूब खाएंगे और सोचेंगे कि हम क्यों मोटे हो रहे हैं, या वेट बढ़ाने वाले सोचेंगे कैसे नहीं वेट नहीं बढ़ रहा, खूब खाते जाएंगे। तो उन पे ईटिंग पे इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग करते हैं, और ये ईटिंग ही नहीं करते। तो ये बेसिक डिफरेंस है। द टर्म साइकोपैथोलॉजी रिफर्स टू, साइकोपैथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड देयर सिम्टम्स को साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। Atypical antipsychotic drugs are often prescribed to individuals with schizophrenia because they have fewer side effects than traditional antipsychotic। तो एंटीसाइकोटिक भी क्या था, पहले आया टिपिकल, उसके बाद आया अटिपिकल, अब एक और नया आ गया है, यानी तीसरा जनरेशन। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड है, और अब थर्ड जनरेशन की भी एंटीसाइकोटिक्स आ गई हैं जो उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देते हैं। द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ऑफ मेंटल इलनेस सजेस्ट दैट genetic predisposition interact with environmental stressors to increase the risk of mental illness. Motivational interviewing is a counseling approach that focuses on using a directive client-centered approach to encourage change through exploration of ambivalence। तो MET जो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी है वो बेसिकली हम सब्सटेंस में, अल्कोहल में यूज़ करते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस में। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको MSE बोलते हैं, इस प्राइमरली यूज टू असेस, क्या असेस करते हैं, cognitive and emotional functioning of a client at a specific point in time. Ego defense mechanism are unconscious psychological strategies used to avoid painful or anxiety provoking thoughts and feelings. DBT यानी dialectical behavior therapy was developed by मार्सा लिनहैन। तो किसने दिया था DBT, ये याद रख लेना, मार्सा लिनहैन। टू ट्रीट DBT किसके लिए करते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन में। तो बेसिकली ये था मेरे तरफ से। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा लंबा लगा होगा, थोड़ा क्या है लंबा, 1 घंटे का, बट ये 1 घंटे का वीडियो समझ लो आप कहीं और देखोगे तो शायद 8-10 घंटे में भी ना कंप्लीट कर पाओ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की हमने। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जगहों पे रिपीटेशन ज़रूर लगेगा, लेकिन वो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक जगह सारी चीज़ें नहीं लाया जा सकता है, बट कोशिश किया है हमने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। यार एक चीज़ का दुख ज़रूर है, इतना वीडियोस बनाने के बाद भी आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, और फीडबैक के बिहाफ पे आप लोग वीडियो देख लेते हो और शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए तो कहता नहीं हूँ कभी, आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही करोगे, बट फिर भी अगर आपको सही लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।